सोचिए, हर साल भारत में लाखों लोग अपना घर, अपना गांव, सब कुछ पीछे छोड़कर काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। ये कहानी उन्हीं मेहनतकश लोगों की है, खासकर बिहार से आने वालों की। और ये कहानी है उनके स्वागत की, एक ऐसा स्वागत जिसमें थोड़ी उम्मीद है तो बहुत सारे खतरे भी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। और ये सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये इंसानी जज्बातों, उम्मीदों और मजबूरियों की एक बहुत गहरी कहानी है। ये आंकड़ा है बिहार में एक इंसान की औसत सालाना कमाई का, यानी करीब 936 अमेरिकी डॉलर। अब जरा इसकी तुलना देश के औसत से कीजिए, जो है $2624। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही वो सबसे बड़ी वजह है जो लाखों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आज के सफर के अलग अलग पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। हम देखेंगे कि ये पलायन आखिर होता क्यों है, इन लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, राजनीति इस आग में घी कैसे डालती है, और क्या क्या इसका कोई बेहतर हल भी मौजूद है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से। सबसे पहले यह समझते हैं कि वो कौन से कारण हैं, वो कौन सी मजबूरियां हैं जो लाखों लोगों को बिहार छोड़ने के लिए विवश कर देती हैं। क्योंकि ये कोई शौक नहीं है, ये एक जरूरत है। देखिए, बिहार के आर्थिक हालात हमेशा से ही काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। राज्य की प्रति व्यक्ति जीडीपी देश में सबसे कम है, शहरी गरीबी का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है, और ऊपर से खराब गवर्नेंस और कोसी नदी जैसी नदियों की विनाशकारी बाढ़ ने वहां मौकों को और भी कम कर दिया है। और इन आंकड़ों के पीछे छिपी हैं नीतीश जैसे लाखों नौजवानों की असली कहानियां। सोचिए, 22 साल का एक लड़का घर की मदद करने के सपने लेकर शहर आता है, लेकिन यहां की महंगाई उसकी पूरी कमाई निगल जाती है। यह सिर्फ नीतीश की नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की हकीकत है। घर छोड़ना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सवाल यह है कि जब ये लोग नए शहर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कैसे होता है। अक्सर बिहार से आने वाले इन मेहनतकश लोगों को अपनेपन की जगह भेदभाव और कई बार तो सीधी सीधी हिंसा का सामना करना पड़ता है। साल 2008 में महाराष्ट्र में जो हुआ वो इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण है, जब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय, खासकर बिहारी उम्मीदवारों को रेलवे की परीक्षा देने से रोकने के लिए उन पर हमला किया, तो हिंसा इस कदर भड़क गई कि कई लोगों की जानें चली गईं। ये एक सीधी चेतावनी थी कि क्षेत्रीय राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। और ये नफरत सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। असम में उग्रवादियों के हमले हों, गुजरात में 2018 का पलायन हो, या फिर दिल्ली और केरल में हुई अलग अलग हिंसक घटनाएं, ये सब बताता है कि यह किसी एक जगह की नहीं, बल्कि एक देशव्यापी समस्या है। इस नफरत और भेदभाव की आग को भड़काने में राजनीतिक बयानबाजी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब नेता ही प्रवासियों के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं तो समाज में इस भेदभाव को एक तरह की वैधता मिल जाती है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का ये बयान देखिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरीका है जिससे एक पूरे समुदाय के खिलाफ एक नकारात्मक छवि गढ़ी जाती है कि वो बीमार हैं, झगड़ालू हैं और बस सत्ता हथियाना चाहते हैं। और इसी सोच को उनके भतीजे राज ठाकरे ने और आगे बढ़ाया। यहां प्रवासियों को शहर के विकास में भागीदार नहीं, बल्कि शहर के संसाधनों पर एक बोझ की तरह दिखाया गया है। उन्हें बाहरी बताकर समस्या की जड़ के तौर पर पेश किया गया है। और बात सिर्फ क्षेत्रीय दलों तक ही सीमित नहीं थी। दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का बयान भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें प्रवासियों को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ बताया गया। यह दिखाता है कि यह मानसिकता पार्टियों से परे कितनी गहरी बैठी हुई है। लेकिन क्या हर जगह कहानी एक जैसी ही है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब भारत के दक्षिणी छोर पर चलते हैं, केरल, जहां प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक बिल्कुल अलग और कई ज्यादा मानवीय नजरिया अपनाया गया। यहीं पर शब्दों का खेल और उसका असर साफ दिखता है। जहां ज्यादातर जगहों पर इन लोगों को बाहरी बोझ या खतरा माना जाता है, वहीं केरला उन्हें अतिथि श्रमिक यानी गेस्ट वर्कर्स कहता है। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं है, ये पूरी सोच का बदलाव है। और केरल ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाया। कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रवासियों के लिए हजारों कैंप लगाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, अलग अलग भाषाओं में हेल्पलाइन शुरू की, और यहां तक कि उनकी मानसिक सेहत का भी ख्याल रखा। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच था, रिएक्टिव नहीं। भृगु सिंह जैसे मजदूरों के अनुभव इस मॉडल की कामयाबी की गवाही देते हैं। जब देश के दूसरे कोनों से डर और अनिश्चितता की खबरें आ रही थीं, तब भृगु जैसे लोग केरल में खुद को ज्यादा महफूज महसूस कर रहे थे। ये दिखाता है कि सही नीतियां जमीन पर कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो क्या समस्या का हल सिर्फ दूसरे राज्यों का रवैया बदलने में है, या फिर असली हल इस बात में है कि बिहार खुद इतना बदल जाए कि लोगों को अपना घर छोड़ना ही ना पड़े? चलिए अब वापस बिहार चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या कोशिशें हो रही हैं। 2005 के बाद बिहार की कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। राज्य की अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। 18% और 13% जैसी विकास दर के साथ बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक बन गया। एक समय तो ऐसा भी आया जब अर्थव्यवस्था के आकार में इसने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया था। और यह बदलाव कोई तुक्का नहीं था, इसके पीछे ठोस कदम थे। सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश को मंजूरी दी, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, और यहां तक कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जैसे स्थानीय उद्योगों को वापस बिहार लाने की भी कोशिशें की। ये सब घर में ही अवसर पैदा करने की दिशा में उठाए गए कदम थे। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या बिहार अपनी आर्थिक तरक्की को बनाए रखकर इस पलायन की मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा, या फिर किसी इंसान का गृह राज्य, उसकी पहचान, उसके लिए गर्व का स्रोत बनने की जगह हमेशा अवसर के रास्ते में एक बाधा बना रहेगा? यह सवाल सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा है।